हेलो एवरीवन। वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड के लास्ट 3 चैप्टर्स की समरी। सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली नाउ। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 9, द कॉमेट वन, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 10 इसके बाद आएगा वो भी इसी का एक पार्ट है, मतलब एक ही स्टोरी है जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज 9 एंड 10। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको एक ही स्टोरी को लर्न करना है लेकिन आपके दो चैप्टर्स जो है कवर इसमें हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ओपन्स ऑन अ मूनलेस दिसंबर नाइट। अब दिसंबर का टाइम है और जो हमारी स्टोरी है वो एक ऐसे दिन पे स्टार्ट होती है जिस दिन आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा है। कूल ब्रीज डिस्टर्ब्स द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी। अब थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से जो इंद्रानी देवी है, हमारे कैरेक्टर है यहाँ पर, उनकी जो नींद है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब इंद्रानी देवी कौन है? वो मनोज दत्ता की वाइफ है जिन्हें हम दत्ता दा भी बोलते हैं। और जो दत्ता दा है वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर है, मतलब कि वो शौकिया तौर पर जो है एस्ट्रोनॉमी करते हैं। सेलेस्टियल जो बॉडीज होती हैं जैसे कि स्टार्स है, मून है, सन, प्लैनेट, इन सब की स्टडी को जो है हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और जो दत्तादा है उनको इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। वो देखते हैं कि जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके पास नहीं सो रहे हैं, उनके बेड पर नहीं है। और जब वो जाकर देखते हैं तो वो उनको जो है रूफ पर मिलते हैं। डीपली engrossed in observing the sky through his 8-inch telescope। वो देखते हैं कि वो इतने ज्यादा जो है मगन है अपने एक टेलीस्कोप से आसमान को देखने में, जिसका नाम इन्होंने दिव्या रखा हुआ है। दिव्या शॉर्ट फॉर्म है दिव्या चक्षु के लिए, जिसे इंग्लिश में हम डिवाइन आई भी बोलते हैं। इंद्रानी देवी इज अनहैप्पी विद दत्ता दास ऑब्सेशन। अब जो इंद्रानी देवी है इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो इनके हस्बैंड है वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है सेलेस्टियल बॉडी से, इतने ज्यादा वो ऑब्सेस्ड है एस्ट्रोनॉमी से। उन्हें लगता है कि जो ये टेलीस्कोप है इसने कोई इनके ऊपर मैजिक स्पेल कर दिया है, कोई जादू कर दिया है, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली से भी दूर होते जा रहे हैं, प्लस जो इनके नॉर्मल रूटीन के काम है उनमें भी ये ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो दत्तादा है वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है एस्ट्रोनॉमी को लेकर। वो अब रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए उनको काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है कि जो इनका ये सीक्रेट एम्बिशन था वो इसको पूरा कर सके। और उनका एम्बिशन ये है कि वो एक दिन कोई एक नया कॉमेट जो है ढूंढ कर निकालेंगे। और कॉमेट को भी इन्होंने यहाँ पर समझाया है। वो बताते हैं कि जो कॉमेट है वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग सेलेस्टियल ही ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब स्पेस में मिलते हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं, ये एकदम से निकल आते हैं कहीं से भी, किसी कॉर्नर में सोलर सिस्टम के एकदम से ओरिजिनेट हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये प्लैनेट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में जो है सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन जो कॉमेट्स होते हैं इनकी पाथ और भी ज्यादा इलिप्टिकल होती है और ये उसी ऑर्बिट में घूमते हैं अराउंड द सन। दे अपीयर सडनली, ये एकदम से ही जो है अपीयर होते हैं। और डेवलप अ ब्राइट हेड एंड लॉन्ग टेल। ये इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो स्टार की तरह ही दिखते हैं लेकिन इनकी जो है एक टेल भी होती है। एंड एज दे अप्रोच द सन, और जब ये सन के पास पहुंचते हैं तो ये डिसअपियर हो जाते हैं कुछ सालों के लिए, और कई बार तो सेंचुरीज के लिए, मतलब कई सौ सालों के लिए जो है ये गायब हो जाते हैं। दत्तादा रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक दैट एन एमेच्योर लाइक हिम कुड स्पॉट समथिंग प्रोफेशनल्स माइट मिस। अब दत्तादा को लगता है कि जो प्रोफेशनल लोग हो सकता है कि उस चीज को मिस कर दे, लेकिन मेरे जैसा इंसान जिसे इतना ज्यादा शौक है एस्ट्रोनॉमी का, वो जरूर कुछ ना कुछ जो है ढूंढ सकता है। यहाँ पर ये कॉमेट की बात कर रहे हैं। अब जो ये नाइट थी ये काफी ज्यादा स्पेशल प्रूव होती है, क्योंकि इस दिन जो दत्तादा है वो नोटिस करते हैं कि कोई एक नया ऑब्जेक्ट है जो उनके जो फेमिलियर स्टार्स है, जो उन्हें रोज स्टार्स दिखते हैं, उनसे अलग इन्हें आसमान में दिख रहा है। वो ट्रैक करते हैं उस ऑब्जेक्ट को पूरी 2 रातों तक, 2 दिन तक वो उसके ऊपर स्टडी करते रहते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और अपनी जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी वो सीधा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में भेज देते हैं, जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है। Soon the professionals confirm his discovery। अब जो प्रोफेशनल लोग थे, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो इनकी डिस्कवरी को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ सच में ही जो है एक नया कॉमेट हमें मिला है। और ऑफिशियली जो कॉमेट होता है इसका नाम भी कॉमेट दत्ता रख दिया जाता है, क्योंकि इसे दत्ता दा ने सबसे पहले जो है देखा था, ढूंढा था। और जो ये न्यूज है अब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। जो दत्ता दा है उनकी काफी ज्यादा जो है पूछ होने लगती है, वो काफी ज्यादा जो है रिकॉग्निशन उन्हें मिलता है, न्यूज़पेपर में उनका नाम आने लगता है, उन्हें बुलाया जाता है अलग अलग इवेंट्स में। लेकिन दत्तादा एक इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान है, इसीलिए उन्हें ये सडन मिला हुआ जो फेम था, एकदम से जो फेम और अटेंशन मिल रहा था, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है।
और वो अवॉइड करते हैं पब्लिक सेलिब्रेशंस को और जो है अपने काम में डेली जो उनका रूटीन का काम था स्टार गेजिंग का उसमें ही वो लगे रहते हैं। मीनवाइल इंद्रानी देवी इज सुपरस्टिशियस। अब जो इंद्रानी देवी जो इनकी वाइफ है वो एक सुपरस्टिशियस वुमेन है, मतलब कि अंधविश्वासी महिला है। एंड वरीज दैट द कॉमेट्स अपीयरेंस इज अ बैड ओमेन। और इंद्रानी देवी को लगता है कि कॉमेट का आना मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है। शी अर्जेस दत्ता दा टू परफॉर्म पूजास टू वार्ड ऑफ एनी एविल। अब वो जो दत्ता दा है उनको बोलती हैं कि हमें एक पूजा रखनी चाहिए ताकि अगर कुछ भी बुरा होने वाला है इस कॉमेट की वजह से वो ना हो। लेकिन जो दत्ता दा है वो काफी ज्यादा साइंटिफिक आउटलुक रखते हैं, इसीलिए वो मना कर देते हैं कि वो कोई पूजा नहीं करने वाले हैं और उन्हें ऐसी किसी भी चीज में जो है बिलीव नहीं है। कॉमेट्स जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना होता है और वो अर्थ के ऊपर कोई भी डूम कोई भी जो है आपदी नहीं ला सकते हैं। द चैप्टर बिल्ड सस्पेंस टुवर्ड द एंड। अब ये वाला हमारा जो चैप्टर है, ये जो पार्ट फर्स्ट है कॉमेट वन, ये यहाँ पर खत्म होने वाला है। लेकिन लास्ट में हमें एक सस्पेंस मिलता है कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो इस कॉमेट की जो है पाथ है उसको अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम जेम्स फॉरसेथ है, वो देखते हैं अपनी कैलकुलेशन करने के बाद जो ये कॉमेट दत्ता था इसकी ऑर्बिट है, उसको जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो कॉमेट है ये सीधा ही अर्थ की तरफ आ रहा है और इसका जो है अर्थ के साथ कोलिजन हो सकता है, मतलब कि अर्थ के साथ टकरा सकता है और ये इतना ज्यादा जो है कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन होगा जिससे कि जो पूरी अर्थ पे लाइफ है वो खत्म हो सकती है, मतलब हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। जेम्स फॉरसेथ इन्फॉर्म्स द ब्रिटिश साइंटिफिक हेड। अब ब्रिटिश जो साइंटिफिक हेड थे जिनका नाम सर जॉन मैकपर्सन है, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो बताते हैं कि कितनी डेंजरस सिचुएशन जो है होने वाली है। अब इस बात को समझते हुए जो सर जॉन है वो एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं उन लोगों की जो कि इस चीज में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये लंदन में होगी ताकि वो डिस्कस कर सकें कि इस डिजास्टर से कैसे बचा जा सकता है। और यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर है खत्म हो जाता है। नाउ वी मूव टू द चैप्टर 10 द कॉमेट 2। अब वो हमारी सेम स्टोरी यहाँ पर कंटिन्यू होने वाली है। कॉमेट 1 में हमने देखा था कि एक सस्पेंस था जो कि रिवील हुआ था एट द एंड। अब इसके बाद जो सर जॉन मैकपर्सन थे और जो डॉक्टर जेम्स है वो काफी ज्यादा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर और लास्ट में जो मिस्टर जॉन है वो डॉक्टर जेम्स को उनके होटल में छोड़ देते हैं 1 बजे के अराउंड रात को। और जब ये पहुंचते हैं डॉक्टर जेम्स अपने रूम पर, वो आसमान की तरफ देखने लगते हैं, वो स्टार्स को देखते हैं। अंधेरी रात है, 1 बजे का टाइम है, तो उन्हें काफी सारे स्टार्स जो है दिखाई देते हैं और वो सोचते हैं, उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है एक मोमेंट के लिए कि हो सकता है शायद उनकी जो कैलकुलेशन है वो गलत भी हो, क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है अर्जेंसी ऐसे ही बनी रहती है कि हमें जो है इस चीज पर जो है काम जरूर से करना है। अब सर जोन हैज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड टॉप सीक्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब एक सीक्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, मतलब कि नॉर्मल लोगों को ये बात नहीं बताई जाती है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा फेमस और इंटेलिजेंट जो साइंटिस्ट थे अलग अलग फील्ड के उन्हें बुलाया जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, न्यूक्लियर फिजिस्ट और स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड अदर गैदर। और भी कुछ लोग जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है शामिल होते हैं और यहीं पर हमारे दत्ता धाबी है जिन्होंने इस कॉमेट को सबसे पहले देखा था। द कॉन्फ्रेंस लास्ट अ वीक। अब जो ये कॉन्फ्रेंस है पूरे 1 हफ्ते तक चलती है और जिस चीज पर डाउट हो रहा था डॉक्टर जेम्स को कि हो सकता है कि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत हो, वो अब कंफर्म हो जाती है कि वो बिल्कुल सही थे और दिसंबर 15 को जो है ये कोलिजन हो जाएगा, ये जो कॉमेट है वो अर्थ से टकरा जाएगा। अब ये कुछ डिफेंसिव आइडिया सोचते हैं कि क्यों ना हम लोगों को बंकर्स बनाकर जमीन के नीचे वहां पर सेफली जो है रख ले जिस टाइम पर ये कोलिजन होगा। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि इतनी ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन है, सभी को ऐसे बचाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो फाइनली इस बात पर पहुंचते हैं कि उन्हें जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना होगा, रिमोट कंट्रोल की हेल्प से वो ऐसा कर सकते हैं और ऐसे ही जो है वो इस कॉमेट की जो पाथ है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिक्रेसी इज पैरामाउंट टू अवॉइड वर्ल्ड वाइड पैनिक। अब सिक्रेसी इन्होंने अपनी मीटिंग की बना रखी है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर जो भी आइडियाज ये सोच रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, ये बिल्कुल सीक्रेट है ताकि वर्ल्ड में कोई भी जो है लोग नॉर्मल वो पैनिक ना हो जाए। और अपने इस ऑपरेशन का नाम ये लोग रखते हैं प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इंस्पायर किया गया है ये नाम फ्रॉम टेनिसंस
पोयम अबाउट हीरोइक बट डूम्ड एक्शन। लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम है लाइट ब्रिगेड, उसमें यही होता है कि जो कुछ सोल्जर्स हैं वो जाते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन वो सब के सब मर जाते हैं। वो काफी ज्यादा हीरोइक एक्शन उनका था, उन्हें पता था कि वो मरने वाले हैं, किसी ने गलत कमांड दे दी थी, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन वो सब जानते हैं कि वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हीरोइकली जाते हैं और लड़ते हैं। तो इसी से जो है इंस्पायर होकर इस प्रोजेक्ट का नाम जो है रखा गया है, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अ प्रिसाइज टाइम टेबल इज सेट। अब ये लोग एक टाइम टेबल बनाते हैं कि अक्टूबर 10 को लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट विद द न्यूक्लियर पेलोड, कि अक्टूबर 10 को ये स्पेसक्राफ्ट जो है भेजेंगे जिसके अंदर न्यूक्लियर पेलोड होगा। और नवंबर 15 को जो है वो स्पेसक्राफ्ट उस कॉमेट से मिलेगा। और दिसंबर 15 वो दिन होगा जब अगर इनका प्लान फेल हो गया तो अर्थ के साथ कोलिजन हो जाएगा और जो अर्थ है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर इनका प्लान सक्सेसफुल हुआ तो ये वो दिन बन जाएगा जब जो कॉमेट है वो सेफली जो है अर्थ के पास से गुजर गया था और कोई भी जो हार्म है वो अर्थ के ऊपर नहीं आया है। द सक्सेस डिपेंड्स हेविली ऑन द कॉमेट्स अननोन मास। अब इनकी जो सक्सेस थी वो डिपेंड करती थी कि जो कॉमेट है उसका मास कितना ज्यादा है, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि उसका मास कितना है। और ये सब लोग बस यही होप करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ज्यादा मैसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं होना चाहिए। दत्तादा नाउ क्लोज फ्रेंड्स विद सर जॉन। अब जो दत्तादा है वो सर जॉन के अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। वो पूछते हैं सर जॉन से कि आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर जॉन बोलते हैं, उन्हें काफी ज्यादा जो है चिंता है, वो कॉशियसली बोलते हैं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। अब दत्तादा वापस इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद जब वो क्या देखते हैं कि उनका वेलकम होता है एक टेंट के साथ, उनके घर में उनके बैकयार्ड में एक टेंट लगा हुआ है, कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं, कोई पूजा चल रही है। उनकी जो वाइफ है इंद्रानी देवी, उन्होंने उनके छोटे भाई दत्तादा के छोटे भाई शिवाजी बाबू के साथ मिलकर जो है एक शांति यज्ञ रखा हुआ है, जो कि उनके गुरुजी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप ऐसा कीजिए। इसकी वजह से जो भी कोई इविल स्पिरिट होगी या फिर कोई भी नेगेटिविटी जो होगी आपके आसपास वो खत्म हो जाएगी, वो दूर चली जाएगी, जो कि इंद्रानी देवी को लगता है कि कॉमेट की वजह से आई है। दे इंसिस्ट दत्तादा मस्ट परफॉर्म द फाइनल राइट्स। अब वो दत्तादा को भी बोलते हैं कि आप भी आकर जो है पूजा में शामिल हो जाएं और जो फाइनल राइट्स है उनको पूरा करें। लेकिन दत्तादा वो काफी ज्यादा साइंटिफिक आउटलुक रखते थे, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। वो बताते हैं कि जो कॉमेट्स है वो नेचुरल बॉडीज होती हैं, आइसी बॉडीज होती है, बर्फ से बने हुए होते हैं और उनकी पाथ, उनका रास्ता सब कुछ जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है मैथमेटिक्स की हेल्प से। और ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि कॉमेट्स की वजह से अर्थ के ऊपर कोई भी आपदा आती है, कोई भी क्लेमिटीज आती है। लेकिन और वो मना भी कर देते हैं कि वो किसी भी यज्ञ में या पूजा में नहीं बैठने वाले हैं। अब इसे इंद्रानी देवी को बुरा तो लगता है, वो हर्ट तो होती है, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी पूजा को कंटिन्यू करते हैं बिना ही दत्तादा के। अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और कॉमेट दत्ता फॉलोज इट्स प्रिडिक्टेड पाथ एग्जैक्टली, और जिस पाथ पर इन्होंने कैलकुलेट किया था कि वो ऐसे ऐसे आएगा वो ऐसे ही आ रहा है। इट राउंड्स द सन, वो सन के अराउंड जो है चक्कर लगाता है। तो इनको एक और होप थी कि जब वो सन के पास आएगा तो हो सकता है कि वो एक आइसी बॉडी है, बर्फ से बना हुआ है, तो हो सकता है वो इवेपोरेट हो जाए या फिर ब्रेक डाउन हो जाए या वहीं पर खत्म हो जाए और ये कोलिजन जो है बच जाए। लेकिन जब ये सन के अराउंड आता है यहाँ पर हमारा कॉमेट, तो इसकी एक टेल तो डेवलप हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है, ना ही ये इवेपोरेट होता है। और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि अर्थ के साथ जो कोलिजन है वो अब जरूर से होने वाला है। नाउ इन मिड अक्टूबर, अब अक्टूबर के मिड का टाइम आ गया है। 10 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया था कि एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। तो दत्तादा को एक लेटर मिलता है, एक सीक्रेट फॉर्म में ये लेटर मिलता है। सर जॉन ने ये भेजा है और वो दत्तादा को इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी हमने प्लान बनाया था वो अब सक्सेसफुल चल रहा है और जो स्पेसक्राफ्ट है उसको भेज दिया गया है। द कॉमेट कॉन्टिन्यूज अप्रोचिंग, अब जो कॉमेट है वो लगातार अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और दिसंबर 15 का अब ये टाइम आ जाता है। लेकिन होता ये है कि ये दिन काफी अच्छा साबित होता है, सभी को काफी रिलीफ फील होता है, क्योंकि जो कॉमेट है वो अर्थ के पास से सेफली गुजर गया है और अर्थ को कोई भी जो है हार्म नहीं पहुंचा है और कोई कोलिजन नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो है सक्सेसफुल हो गया है फाइनली। द वर्ल्ड रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हाउ क्लोज डिजास्टर केम, और जो पूरी दुनिया है उन्हें पता भी नहीं है कि कितना पास उनके इतना बड़ा डिजास्टर आ गया था। एज द ऑपरेशन वॉज केप्ट कम्प्लीटली सीक्रेट, क्योंकि जिनका ऑपरेशन था उसे कम्प्लीटली सीक्रेट रखा गया था।
बैक होम इंद्रानी देवी ट्रिम्फेंटली क्लेम्स हर शांति योजना सेव द अर्थ। अब इंद्रानी देवी कहती है कि जो इन्होंने शांति योजना किया था उसी की वजह से जो अर्थ है उसे हम बचा पाए हैं। लेकिन सिंस द कॉमेट कोज्ड नो हार्म एंड दत्तादा रिफ्यूज टू परफॉर्म इट। और हालांकि जो कॉमेट है उसने कोई भी हार्म पहुंचाया नहीं था और दत्तादा ने पूजा भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो यज्ञ किया था उसकी वजह से जो अर्थ है वो बच गई है। लेकिन दत्तादा जो है वो जानते हैं कि सच क्या है, इसीलिए वो स्माइल करते हैं और उन्हें पता है कि जो रियल रीजन है वो साइंस ही है। और यहाँ पर फाइनली यही दिखाया गया है कि कैसे दो तरीके के लोग जो है एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो जो कि इतने ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं जैसे कि इंद्रानी देवी हैं, उन्हीं के साथ हमने दूसरा इंसान देखा है दत्तादा, जो कि इतना ज्यादा साइंटिफिक आउटलुक रखते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी इन चीजों में विश्वास नहीं है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर, हमारी ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। Now, moving to the last chapter of our book, that is Ancient Education System of India. काफी इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है, तो इसीलिए हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे इंडिया के बारे में बताई गई हैं, एग्जाम के लिए ही नहीं, सिर्फ हमें वैसे भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से इसे सुनिएगा। इंडिया इज अ लैंड ऑफ वंडर ब्लेस्ड विद रिच कल्चर। इसमें बताया है पहले तो कि जो इंडिया है वो एक वंडरफुल लैंड है। यहाँ पर हमें रिच कल्चर देखने को मिलता है, काफी सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, डाइवर्स फिलोसफीज हैं और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। लेकिन इन सब में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा रिमार्केबल एजुकेशन सिस्टम। और देखिए, हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने हजारों सालों पहले जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था उस चीज की। तो काफी जो है अलग अलग जगह से यहाँ पर इंडिया में जो विजिटर्स आते थे वो देखते थे कि इंडिया में कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें, और उन्हें काफी ज्यादा अमेजिंग फील होता था इंडिया के अचीवमेंट को देखकर। और जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो इन चीजों में से एक था जिसे देखकर जो ट्रेवलर्स थे उन्हें काफी अच्छा फील होता था। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पर था उसमें सिर्फ नॉलेज पर ही ध्यान नहीं दिया जाता था, उसमें इस चीज को ध्यान में रखा जाता था कि जो स्टूडेंट्स है या फिर जो भी इंसान पढ़ रहा है उसकी जो हेल्दी है, उसकी जो बॉडी है वो भी हेल्दी हो, प्लस उसका माइंड शार्प हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बने और वाइज इन स्पिरिट। Now, this system drew its deepest wisdom from ancient sacred text। जो हमारे ancient text है जैसे कि वेदास है या फिर उपनिषद है, वहीं से जो है हमने नॉलेज ली है और वहीं से हमने जो हमारा ये ancient education system था इसको बनाया था। एजुकेशन वॉज बोथ थ्योटिकल एंड प्रैक्टिकल। एजुकेशन जो है उस टाइम पर थ्योटिकल भी होती थी और प्रैक्टिकल भी होती थी, और डिजाइन टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर अ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। और जो इंडिविजुअल्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें जो है ओवरऑल डेवलपमेंट उनका किया जाता था। एंशियंट इंडिया ऑफर्ड मैनी सोर्सेज ऑफ लर्निंग। काफी अलग अलग सोर्सेज होते थे लर्निंग के उस टाइम पर, जैसे कि सम केम फ्रॉम रिनाउंड स्कॉलर्स। कुछ स्कॉलर्स होते थे जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, अपने डिसाइपल्स को पढ़ाते थे। अदर इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज। अलग जो चीज हम यहाँ पर देखते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड दोनों को ही ट्रेन किया जाता था। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है योगा का। योगा करने से आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही चीजें जो है अच्छे से ट्रेन होती हैं। नॉलेज वॉज ऑल्सो पास्ड ऑन थ्रू गुरुज। और जो गुरुज होते थे वो भी जो है अपने डिसाइपल्स थे, अपने स्टूडेंट्स थे, उनको नॉलेज पास ऑन करते थे, उनको अपने लेसन्स देते थे, अपनी पूरी लाइफ के बारे में वो बताते थे, नेचर से जो है चीजें सिखाते थे। डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो होते थे उसकी वजह से जो थिंकिंग थी स्टूडेंट्स की वो काफी ज्यादा शार्प हो जाती थी, और जो फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे को काफी हेल्प भी करते थे स्टडी करने में और आगे ग्रो करने में, मतलब कि एक दूसरे से जेलिसी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वेंट फार बियॉन्ड मेमोराइजिंग फैक्ट। और जो एंशियंट इंडिया की हमारी एजुकेशन है उस टाइम पर सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं किया जाता था, सिर्फ हम रट्टाफिकेशन नहीं करते थे उस टाइम पर, बजाय इसके फोकस्ड ऑन लर्निंग हाउ टू लिव वाइजली एंड एथिकली। ये सिखाया जाता था कि आपको कैसे वाइजली और एथिकली जीना है, कि आपकी लाइफ में एथिक्स भी होने चाहिए, आपके कुछ उसूल होने चाहिए, और आपको कैसे जो है वाइजली अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स। और जो एजुकेशन है वो दो मेन टाइप की बताई गई है उस टाइम पर, एक तो फॉर्मल एजुकेशन एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल में आ जाती है जो आप कहीं पर जाकर प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, जैसे कि टेम्पल्स में जहाँ पढ़ाया जाता था, या फिर पाठशालाज होती थी, एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे। गुरुकुल्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती थी जिसे विहारास भी बोला जाता था, या फिर ग्रेट यूनिवर्सिटीज होती थी। ये सारे जो है फॉर्मल के अंडर आते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन में आपका आ जाता है जो भी एजुकेशन आपको घर पर मिल रही है या कहीं फील्ड में जाकर मिल रही है, या फिर फॉरेस्ट से आपकी डेली लाइफ में जो चीजें आप सीख रहे हैं, दैट कम्स अंडर द इनफॉर्मल एजुकेशन।
नाउ गुरुकुल्स वर स्पेशली यूनिक, और जो गुरुकुल होते थे उस टाइम पर वो काफी ज्यादा यूनिक हुआ करते थे। जो स्टूडेंट थे वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे, फॉरेस्ट के आश्रम्स में रहते थे अपने गुरु के साथ, लर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, वो नेचर से सीखते थे एंड फ्रॉम टीचर्स एग्जाम्पल, और जो भी इनके जो टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, जो भी इन्हें एग्जाम्पल देते थे, पढ़ाते सिखाते थे, वही सारी चीजें ये लोग सीखते थे। एजुकेशन वॉज ओपन टू वुमेन एज वेल, और जो एजुकेशन है वो लिमिटेड नहीं थी सिर्फ मेन तक। जो औरतें होती थी उस टाइम पर, जो वुमेन होती थी, उन्हें भी इक्वल राइट था कि वो भी पढ़ सकती हैं। और हमने ये देखा भी है, जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं उसमें हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि काफी जो वुमेन है वो स्कॉलर्स रही हैं, जैसे कि गार्गी है, मैत्री है, या फिर लोपामुद्रा है। ये याद की जाती हैं आज भी, क्योंकि ये उस टाइम की काफी ज्यादा प्रोफाउंड नॉलेज रखती थी और इन्होंने काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। अमंग द मोस्ट फेमस सेंटर्स ऑफ लर्निंग वर द विहारास, और भी जो फेमस जो सेंटर होते थे लर्निंग के, उसमें विहारास आ जाते हैं और हमारी ग्रेट यूनिवर्सिटीज आ जाती है। इनके अंदर हम देखते हैं कि उस टाइम पर लाइब्रेरीज भी होती थी, लेबोरेटरीज, गार्डन्स, लेक्चर हॉल्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, मतलब कि आपके हॉस्टल जिसे हम बोल देते हैं, ये सारी चीजें उस टाइम पर भी अवेलेबल थी। एंड दे अट्रैक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, और ये इतने अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, इसमें काफी अलग अलग कंट्रीज से भी जो स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। और अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं उस टाइम पर, जैसे कि फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ग्रामर, लॉजिक, मिलिट्री साइंस एंड मोर, काफी और भी सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाए जाते थे। सम किंग्स जनरसली सपोर्टेड दीज इंस्टीट्यूशंस बाय ग्रांटिंग देम लैंड, मनी एंड प्रोटेक्शन। जो कुछ किंग्स थे उस टाइम के, वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे एजुकेशन को, और वो जो है उन्हें लैंड भी डोनेट करते थे, दान में दे दिया करते थे, पैसे देते थे और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे। ऑन द ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज वाज तक्षशिला। ये नाम आपको जरूर से याद रखना है, तक्षशिला, जिसे हम तक्षशिला भी बोल देते हैं। आज के टाइम पर ये पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ये एरिया जहां पर हमारे तक्षशिला हुआ करती। इट फ्लोरिश्ड फॉर सेंचुरीज एंड वाज फेमस फॉर टीचिंग बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन अलोंग साइड सेक्युलर सब्जेक्ट्स। ये काफी सेंचुरीज तक, मतलब कई सौ सालों तक जो है काफी ज्यादा फेमस रही है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और वहां पर जो है बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन पढ़ाई जाती थी, प्लस जो सेकुलर सब्जेक्ट होते हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। मैनी सेलिब्रेटेड फिगर्स स्टडीड देयर, और काफी जानी मानी जो हस्तियां हैं हमारी हिस्ट्री के, जिनके नाम हमने देखे हैं, वो जो है यहाँ पर पढ़े हुए हैं। जैसे कि हमारे ग्रामेरियन थे पानिनी, वो भी यहीं पर पढ़े हैं। हमारे फिजिशियन है काफी जाने माने जीवाका, वो भी यहीं पर पढ़े हैं। और चाणक्य का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, हो सकता है कि आपने पानिनी और जीवाका नाम भी सुना हो हिस्ट्री में, वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, लेकिन फिर भी चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य भी बोल देते हैं, ये तो आपने जरूर किसी मूवी, सीरियल, किसी बुक में कहीं तो जरूर देखा या सुना होगा। तो ये भी जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे उस टाइम पर। और चाणक्य ने एक बुक भी लिखी है, अर्थशास्त्र। इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स इन एंशियंट इंडिया enjoyed ग्रेट फ्रीडम एंड कैरिड हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो टीचर्स थे एंशियंट इंडिया में, वो कैसे होते थे कि वो उन्हें काफी ज्यादा फ्रीडम दी जाती थी और उनके ऊपर इतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी। अब फ्रीडम इन्हें कैसे मिलती थी कि ये इतना तक डिसाइड कर सकते थे कि इनका जो स्टूडेंट है वो कौन होने वाला है, उनके स्टूडेंट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ये भी टीचर्स ही जो है डिसाइड करते थे। वो सिलेबस को खुद डिजाइन करते थे, प्लस वो ही डिसाइड करते थे कि कितना टाइम लगेगा उनके स्टूडेंट को कोई भी चीज जो है सीखने या करने में। कोई फिक्स टाइम नहीं था कि एक साल में ही करना पड़ेगा, जैसा कि आज के टाइम पे होता है कि अगर आपको 12th पास करनी है तो वो एक साल में ही करनी है। नहीं, ऐसा नहीं था। हो सकता है कि वो स्टूडेंट 6 महीने में कर ले, और हो सकता है कि उस स्टूडेंट को 2 साल लग जाए। ये सब कुछ डिपेंड करता था उनके गुरु पर, उनके टीचर पर। जब तक उनके जो टीचर हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते थे, तब तक जो है उनका कोर्स है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता था। Now, coming to the last slide for this chapter, another world famous university was नालंदा। अब नालंदा का नाम भी आपको याद रखना है, आज के टाइम पर जो है ये बिहार में ये जगह है। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी हुआ करती, और ये भी इतनी ही फेमस थी जितनी की तक्षशिला थी। इसके बारे में हमें पता चलता है, दो चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे उस टाइम पर, इन्होंने पढ़ाई भी की है नालंदा में यहाँ पर रुककर। इनका नाम था जुआन सेंग, जिसे हम ह्यूआन सैंग भी बोल देते हैं, या फिर आई किंग। ये दोनों जो है यहाँ पर आए थे 7th सेंचुरी में, ये लोग आए थे और इन्होंने पढ़ाई भी की थी यहाँ पर, और इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। और जो ज़ुआनज़ैंग है, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे उनके बारे में लिखा है कि वो वर्ल्ड के जो है सबसे ज्यादा अच्छे योगा टीचर थे।
नालंदा अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम इंडिया। अब जो नालंदा है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आते थे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि इंडिया से आते थे, चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान एंड सेंट्रल एशिया से भी लोग जो है यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने के लिए आते थे। इट ऑफर्ड एडवांस स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। अब इसमें एडवांस स्टडीज की करवाई जाती थी बुद्धिस्ट फिलोसफी में, वेदास, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट जो है नालंदा में भी पढ़ाए जाते थे। अब एंशियंट इंडिया में एजुकेशन वाज कंसीडर्ड अ सेक्रेड ड्यूटी। जो एजुकेशन वो एक सेक्रेड ड्यूटी मानी जाती थी, एक पवित्र ड्यूटी मानी जाती थी। ऐसा नहीं था जैसा कि आज के टाइम है कि ये कोई बिजनेस है या फिर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी। स्टूडेंट जो है वो कोई भी फीस पे नहीं करते थे, बजाय इसके जो कम्युनिटीज होती थी या फिर जो वेल्दी इंडिविजुअल है, मतलब कि जो अमीर रिच पीपल थे उस टाइम के, या जो पेरेंट्स है, सोसाइटी है, वो सब लोग जो है मिलकर गुरुकुल्स को और यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करते थे, डोनेशंस देते थे, गिफ्ट्स देते थे, और इवन लैंड भी जो है वो देते थे, मतलब कि जमीन भी जो है वो लोग दान कर देते थे। और भी जो है अलग अलग सेंटर्स थे पढ़ने पढ़ाने के लिए, जैसे कि टेम्पल्स हैं, मठास हैं, या फिर बुद्धिस्ट विहारास वगैरह, इन सारी जगहों पर जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती थी। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम continued इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू द सेंचुरीज। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसने जो है इस चीज को कंटिन्यू करने की कोशिश की है काफी सौ सालों तक। जैसे कि जो आश्रम्स होते थे या फिर जो टेम्पल है या फिर जो इंडिजीनियस विलेज के स्कूल होते थे, पाठशाला जिसे हम कह देते हैं, लाइब्रेरीज हैं, या फिर आखिरी में हमारे मदरसास भी आ जाते हैं। इन सभी में जो है सेम ही पैटर्न को फॉलो करने की काफी टाइम तक कोशिश की गई है, लेकिन आज आज जो है ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, काफी कम हो गई हैं। इट्स सेंट्रल एम वाज ऑलवेज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। सेंट्रल एम यही होता था एजुकेशन का कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी स्टूडेंट है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, मतलब कि फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मोरली और स्पिरिचुअली जो है इंडिविजुअल जो है, जो स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर हो। द होलिस्टिक अप्रोच प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स टू फेस लाइफ विद कॉन्फिडेंस। और इस अप्रोच की वजह से जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपनी लाइफ को काफी कॉन्फिडेंस के साथ जीते थे, विजडम के साथ जीते थे, और उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ भी होती थी। और यहीं पर जो है हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, प्लस हमारी बुक भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर से, ताकि आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट पूर्वी फॉर क्लास 8 एंड वी विल बी डन with classes 6, 7 and 8. So here we come to the end. So please like, share and subscribe the channel and keep watching it. Thank you very much.